हेलो जी, जय श्री कृष्ण। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी। जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है क्या जी? हेलो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर्षिता जी, जय श्री कृष्ण। डिम्मी, रिया जी। सर एक क्लासरूम में हैं। अस्सलाम वालेकुम अफरान भाई। महक बर्मन। यस सर, हर हर महादेव। अनुराग जी, अनुराग मिश्रा। गुड इवनिंग सर, मैं अनुराग मिश्रा सर बहुत टाइम के बाद लाइव में आया हूँ, पर ड्यू टू आर्टिकल शिफ्ट ऑफिस में हूँ, सो मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ शाम को। ओके। जय श्री कृष्ण सलोनी। चेतना जी नमस्ते। कसा काय चेतना? खूप छान, मजा में। एंड हर्षिता सर, पीडीएफ यू सेंड गॉट डिलीटेड। वो 24 आवर्स के लिए रहती है ना, तो चली जाती है। रोशन जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आ गए क्या सब लोग? यार, आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। मेरा ना पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जब से पूना में आया हूँ। तो आने के बाद मैंने एंडोस्कोपी होती है ना, वो पाइप कैमरा मुंह से अंदर डालते हैं, तो वो सब किया, मैंने करवाया मैंने। लेकिन वो कुछ तो दिक्कत चल ही रही है। आज सुबह से इतना पेन हो रहा है ना, तो ये क्या है? ये भी टाइम पास है। प्लीज सेंड अगेन वेन एवर पॉसिबल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई सेव दिस टाइम। ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि सेव नहीं किया समय पे। अब सेव नहीं किया तो वो हो गया। तो अब ये सेव तो करना चाहिए था ना, पाप लगेगा इससे। फैकल्टी बार बार कैसे आपको देगी? आपको पता है ना, हम लोग के पास वैसे भी समय की बहुत कमी होती है, और इतने कम समय में भी समय निकाल के ऐसा, आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं उसको समय नहीं देता हूँ। हर बच्चे से मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद भी आप ऐसे घुमा दोगे, तो फिर से मैं आपको दूंगा। तो मेरे को आपको देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक पहली बार में ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार देना है देना है देना है, तो याद रहता है। दूसरी बार में स्किप हो जाता है। अच्छा, दूसरा कुछ और क्वेश्चन शीट मुझे आपको देनी थी, वो क्वेश्चन शीट में आपको देना था, लेकिन वो आज होपफुली मैं आपको दे दूंगा। तबीयत थोड़ी एक आध दो दिन से बहुत ज्यादा, ये मान लो 14 फरवरी, आज 15 16 कितनी हो गई आज? 13 तारीख से थोड़ा सा रात से थोड़ा डाउन सा ही फील हो रहा है। यस सर, मेरे साथ भी हुआ। सॉरी सर, आई थॉट इट रिमेन। आई नेवर चेंज सेटिंग। तो सेटिंग चेंज करना, काय को रखती है वही। सर तबीयत ठीक हो जाएगी। लो साउंड कर रहे हो आप आज बहुत। हाँ लो, आज आज मजा नहीं आ रहा है आज। अभी पता है, अभी क्लास थी 2 बजे, मैं घर जाके बस सोया हूँ, और एकदम से 4 में 5 की देर थी, एकदम से आंख खुली है, मुंह भी नहीं धोया। और ऐसे ही दौड़ा दौड़ा, अरे बाप रे, लेट हो जाएंगे, चलो जी चलो जी। तो चलो, तो अब क्या अपन स्टार्ट करते हैं? इंतजार करें थोड़ा सा? सर आज बस थोड़ा सा पढ़ा लेना। हाँ, मैं एक्चुअली यही सोचा था। पहले तो मैंने सोचा था छुट्टी, लेकिन लगा नहीं यार, अभी नहीं। अभी आज लेते हैं। मैं अब छुट्टी तब करूंगा जब डॉक्टर से वापस मिलने जाऊंगा ना। भाई घर पे रहकर फिर मैं ये सोचते रहूंगा, इससे अच्छा तो पढ़ा ही लेता। तो इधर आ गया, तो अभी शायद कल या फिर परसों का मेरा डॉक्टर का मीट रहेगा। तो जब भी रहेगा मैं आपको पहले से प्री इंटीमेशन दे दूंगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण भावना जी। कैसे हो भावना जी?
सोनू भाई, चलो शुरू करें क्या? क्योंकि अभी ना, अभी मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठ के ना मेरी मेरी मेरे को मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। अभी देखना, अभी थोड़ी देर में मेरे को खुजली होगी, मैं उठ जाऊंगा। चलो, आज का तो अंगूठा दे दो यार भाई, शुरू करेंगे। कोई अंगूठा दे दो भाई। ए भाई, आज क्लासरूम भी दूसरा है, पता है आपको? वैसे वो वाले क्लासरूम में ना चलने को थोड़ी जगह तो होती है, खड़े होने को थोड़ा कंफर्ट जोन तो होता है। इस क्लासरूम में उतना वो जगह नहीं है, तो बैठ के ही मेरे को टाइम पास करना पड़ेगा। आप अंगूठा दे दो, काम चालू करते हैं। चलो, शाबाश। आज का टॉपिक है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, आवाज बराबर आ रही है क्या? हाँ, आ ही रही होगी, तभी आप लोग अंगूठे दे रहे हैं ना। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। मोआ और ओआ, मोआ एंड ओआ। चलो, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज मोआ एंड ओआ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है जी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर होता है जी कंपनी का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है जी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। क्या आपको इतना मालूम है? मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपको मालूम है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे, अच्छा एक डायग्राम देखना। आज मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखाना है, आपको आपकी बस ध्यान से सुनते जाओ। आज आज एक मतलब, ये टॉपिक जो है ना, इस पर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ये चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 मैं आपको बता देता हूँ, ये है चैप्टर, पेन भी चल जा। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड ETC। वो चैप्टर इनकॉर्पोरेशन वाला मॉड्यूल में चैप्टर 2 है। ये मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल। और मैं यहाँ से आपको कोट करवा देता हूँ, पेज नंबर कहाँ से है ये। 2.28 से स्टार्ट है। 2.28 से स्टार्ट है, टिल 6.8 तक है शायद, या 5.8 तक है। 2.60 पकड़ लो आप, यानी कि लगभग 30-32 पेज का पोर्शन है। 30 से 32। चलो, चलो राम राम। अरे, चलो राम राम। यस सर, ओके। तो आज का अपना टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि स्टडी मटेरियल में आपको पेज नंबर 2.28 से मिलेगा और 2.60 तक जाएगा। क्लियर है? ओके। अब अभी अपन इसको सिर्फ समझने वाले हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, आपको पता है वैसे क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये क्या है? मेमोरेंडम है आपका। ये क्या है? मेमोरेंडम है आपका। और आर्टिकल बताता हूँ अभी। ये आपका जी, ये क्या है आपका? ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ये आपका क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ 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 पेन भी नहीं चल रहा है यार। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब ध्यान से सुनना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा कागज होता है जो कंपनी के लिमिट्स बयान करता है, इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा कागज होता है जो इंटरनल लिमिट्स बयान करता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं जी? मेमोरेंडम क्या है? चार्टर ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ कंपनी बोला जाता है। ये कंपनी के लिमिट्स बताता है, लिमिट्स ऑफ कंपनीज, beyond which company can't go।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा कागज होता है जिसे कहा जाता है कि चार्टर ऑफ कंपनी है। ये कंपनी के लिमिट्स बताता है जिसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती। यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर कंपनी अपने लिमिट से बाहर जाती है, बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द लिमिट्स अगर कंपनी जाती है, तो इसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द कंपनी, इसे अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द कंपनी कहा जाता है। फोन बज रहा है क्या मेरा? इसे अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द कंपनी या अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द डायरेक्टर्स कहा जाता है। सॉरी सॉरी, अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द डायरेक्टर्स नहीं, अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द कंपनी कहा जाता है या फिर अल्ट्रा वायरस एक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। फिर से सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम, और ऊपर से मैंने क्या आइसक्रीम भी खा ली ना, तो यार एक तो पेट दर्द, ऊपर से जुकाम, तो ये दो दो फ्लेवर एक साथ सुड़ 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 करते रहो ना, तो उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता जिंदगी का। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक चार्टर होता है जो कंपनी की हदें बताता है, कंपनी के लिमिट्स बताता है, जिनके बाहर कंपनी जाकर काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी उनके बाहर जाकर काम करती है, बियॉन्ड दैट पावर्स, अपनी हदों के बाहर जाकर काम करती है, तो उसे कहते हैं बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी या अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी या अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम। और इसका क्या असर होता है? इसका असर होता है क्या? इसका असर होता है कि वो एक्ट या वो अग्रीमेंट वॉइड, एब, एब, एब चल साले तेरी, एब इनिशियो कहते हैं। वो एक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। वो एक्ट क्या हो जाता है? वॉइड एब इनिशियो कहलाता है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो तो समझते हो आप? वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, ये तो उसमें भी बी बी जी एन आई एन जी, बी जी एन आई एन जी आई। अरे यार, यार आज बैटरी भी चार्ज नहीं है इसकी। बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? अच्छा, वॉइड है, शुरू से वॉइड है। अब थोड़ा सा आर्टिकल पे आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी क्या है? एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आर्टिकल के एओए के बियॉन्ड जाके काम करते हैं, बियॉन्ड द पावर्स एक्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स या अल्ट्रा वायरस टू मैनेजमेंट। और अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर या मैनेजमेंट काम होता है, तो ये वॉइडेबल होता है। सॉरी, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। बहुत छोटा हो गया ना? बहुत छोटा हो गया ना? कितने लोग साथ साथ लिख रहे हैं या लिख चुके हैं? अरे अंगूठा दे दो जो जो साथ साथ लिख रहे हैं या लिख चुके हैं।
ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं कुर्सी हटा देता हूं यार। ओके, अच्छा सुनना आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुनो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है साहब? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है चार्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का चार्टर होता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको देखकर पब्लिक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसमें कंपनी की हदें लिखी होती है, कंपनी की लिमिट्स लिखी होती है। अरे दुनिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आपके साथ, क्या देखकर? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उन हदों के बाहर मत जाना। अगर कंपनी उन लिमिट्स के बाहर जाती है तो इसे अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी, अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी या अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम कहा जाएगा। और अगर इस तरह का कोई एक्ट होता है तो ये वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से जीरो होता है, सीधी सी बात है। जिसमें भाई लिमिट बता दी कंपनी की कि कंपनी तुम्हारी ये हदें हैं, इन हदों के बाहर तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इन हदों के बाहर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी तुम में नहीं है। अरे भाई बात समझ में आती है क्या? जिन लिमिट्स के बाहर आप में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है वो काम आप करोगे। तो अपन ने बचपन से सीखा है जब पत्थर से आग जलाते थे, यानी कि सीपीटी में थे जब, कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। तो इसमें कौन सी नई पिक्चर हो रही है? यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो ये वॉइड एब इनिशियो को याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा। बस आपको क्या है समझना है ठीक से कि ये क्यों। ओके, आपको सिर्फ टाइप करना है ओके अगर समझ आया तो। फिर से सुने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है और ये चार्टर जो होता है कंपनी की सीमाएं, कंपनी की हदें, कंपनी की लिमिट्स तय करता है। इन लिमिट्स के बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती। इसका मतलब इन लिमिट्स के बाहर जाकर कंपनी के पास काम करने का कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद भी आपको खुजली है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लिमिट्स के बाहर जाकर, तो जाहिर सी बात है जो काम करने की आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है वो काम करोगे तो वॉइड एब इनिशियो होगा। ये हमने तब सीखा था जब हम फाउंडेशन या सीपीटी में हुआ करते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? शुरू से वॉइड हो जाएगा। शुरू से वॉइड को बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वॉइड एब इनिशियो होता था क्या। अरे क्यों नहीं होगा, आपको ये समझना है यहाँ। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है जी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नियमावली बताता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। यानी कि मैनेजमेंट, अभी प्रैक्टिकली कंपनी लोन ले सकती है क्या? तो जवाब आया यस। तो मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? कंपनी कैन बोरो फंड्स, कंपनी में बोरो फंड्स इफ कंपनी वांट्स। किसी तरह का बिजनेस से संबंधित कोई जरूरत है तो क्या कंपनी कर्ज ले सकती है? जवाब है यस। तो मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी कर्ज ले सकती है। अब आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा हुआ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कर्ज लेगा कौन? शर्मा जी, वर्मा जी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? मान लो आर्टिकल में लिखा है कि 5 लाख रुपए तक का कर्जा लेना होगा तो शर्मा जी अकेले ले सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा लेना है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी मीटिंग कॉल करनी होगी और मीटिंग के अंदर तय करना होगा शर्मा की लिमिट 5 लाख। तो ये सारी लिमिट्स कहां लिखी होगी? अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हदें कौन तय करता है? तो उनकी हदें तय करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके जी, मैंने क्या लिखा है? एडीए लिखा है सर। अपना एओए लिखा हुआ है तो एओए तो लिखा है मैंने। अरे एओए ही तो लिखा है, एओए ही तो लिखूंगा। क्या तो बोल रहे हो तुम लोग यार, मेरे को समझ नहीं आता। तो फिर उसको, जो उसके अंदर काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसकी लिमिट्स बताएगा जो अंदर काम कर रहे हैं। अब एओए के बाहर जाकर मान लो कि अगर मान लो एक 5 लाख रुपए तक का शर्मा जी कर्ज ले सकते थे, 5 लाख से ज्यादा लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। अब मान लो अचानक से कोई ऐसा केस फंस गया जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद नहीं है और कंपनी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पैसों की जरूरत है, 20 लाख रुपए शर्मा ने अकेले कर्ज ले लिया, तो क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। इंट्रा वायरस टू मेमोरेंडम है, यानी कि मेमोरेंडम की तो लिमिट्स में है,
मेमोरेंडम की लिमिट्स में कैसे है? क्योंकि मेमोरेंडम में तो लिखा है कर्ज ले सकती है कंपनी। अब कौन लेगा, कैसे, क्या प्रोसीजर होगी, वो आर्टिकल में लिखा है। ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन। और आर्टिकल में क्या लिखा है कि यार शर्मा शर्मा 5 लाख तक ले सकता है, और अगर 5 लाख से ज्यादा चाहिए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। लेकिन कहानी कुछ ऐसी फंस गई कि यार शर्मा के अलावा ऑफिस में मौजूद ही नहीं था कोई, और ऐसा अर्जेंट टेंडर आया कि 2 दिन के अंदर फाइल करना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदेश गए हैं, या कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, या वो पकड़ में नहीं है, और ये अर्जेंटली बिल्कुल कर्ज लेकर काम चालू करना है। तो शर्मा ने क्या किया, 20 लाख का कर्ज ले लिया। अब 20 लाख का कर्ज ले लिया है, लिया कंपनी के लिए है, कंपनी के बेनिफिट के लिए है, लेकिन आर्टिकल की लिमिट को तो तोड़ा है। तो ऐसा जो शर्मा ने किया, इसे क्या कहेंगे, अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स, या अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? उसने हदों को तोड़ा है। अच्छा सोचो, उसने हदों को तोड़ा है, लेकिन कंपनी की तो हदों में काम हुआ है। तो उसके ऊपर जब डंडा लेकर ये बाकी डायरेक्टर आएंगे तो वो डायरेक्टर्स को समझाएगा, और डायरेक्टर्स को समझाने के बाद क्या होगा, डायरेक्टर्स बोलेंगे यार ये तो कंपनी के फायदे में, इसको ओके कर देते हैं। यस, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइडेबल। इसे वैलिड भी करार दिया जा सकता है और इसे वॉइड भी करार दिया जा सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस में देखते ही क्या पता चलता है, गलत किया है, वॉइड। लेकिन अगर कंपनी बोले ओके तो फिर ओके। वॉइडेबल का मतलब समझते हैं? आई गेस आपको बताने की जरूरत नहीं वॉइडेबल क्या होता है। अरे वॉइडेबल समझ आता है कि क्या होता है? अरे बाप रे, वॉइडेबल मतलब होता है कि ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसे वैलिड करार दे दें, आप चाहें तो इसे वॉइड करार दे दें, तो दैट इज वैलिड और वॉइड, दैट इज वॉइडेबल। ओके चलिए, क्लियर है बॉस? ओके, अब थोड़ा समझना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रेटिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, अगर इसमें ऑल्ट्रेशन करना है, चलना पेन, एक तो साला, एक तो वैसे ही दिमाग खराब, ऊपर से पेन नहीं चल रहा है। ऑल्टरेशन कंपैरेटिवली इजी होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान से सुनो यार, मैं बैठ रहा हूँ, मेरा पेट दुख रहा है, आज ताकत नहीं है भाई। सुनो सुनो सुनो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो ऑल्ट्रेशन होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपका जो ये है ऑल्ट्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा टफ होता है। आपने आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब भी अपन ऑल्टर करने जाते हैं तो कहीं रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, आरओसी के पास तो जाना ही होता है, शेयर होल्डर के स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो चाहिए ही होता है, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी चाहिए। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर तो घर की बात है, कंपनी खुद करती है। अरे भाई, आपको अगर मेमोरेंडम में कोई चेंज करना है और आपके घर की बात क्या है कि कंपनी के अंदर ही बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, कर लो और रजिस्ट्रार को दे दो। कंपनी के अंदर ही शेयर होल्डर्स के रिजोल्यूशन पास करने हैं तो कर लो और रजिस्ट्रार को दे दो। लेकिन जहां पे थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन चाहिए, उनकी सहमति चाहिए, कुछ केसेस में अपन को आरडी रीजनल डायरेक्टर की परमिशन चाहिए, तो जब थर्ड पार्टी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी परमिशन चाहिए होती है ना, तो बहुत नौटंकियां होती हैं। ऐसे ही कोई हल्के में काम नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कराते हैं, फिर सरकार कहती है हमारी मर्जी होगी तो हम करेंगे। यानी कि जहां काम बाहर वाले के हाथ में चला गया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करना है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, काम खत्म। तो जाहिर सी बात है, अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन कंपैरेटिवली इजी होता है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का
ऑल्ट्रेशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आउटसाइड रेगुलेटरीज होती है ना, वो उनकी परमिशन लेनी होती है। आउटसाइड रेगुलेटरीज का परमिशन लेना होता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, इनका रेटिफिकेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रेट तेरी में रेटिफिकेशन पॉसिबल है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रेटिफिकेशन नॉट पॉसिबल। आप अंगूठा दें मुझे, आप अंगूठा दें मुझे, कितना आप को समझ आ रहा है ये? अरे संकल्प यार, ये पेन बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो कोई दूसरा पेन अवेलेबल है क्या अभी? एक्स्ट्रा नहीं है? चलो आज तो मैं करता हूँ इसका, बाकी फिर कैसे करेंगे यार, आज सुबह से दिक्कत दे रहा है ये। नहीं, अभी तो क्लास चल रही है ना। तो फिर इसको मैं आज लेके जाऊं क्या, चार्जिंग पे उधर ही लगा दूंगा घर पे ही, है ना? ठीक है। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन क्या होता है? सहमति देना होता है। रेटिफिकेशन मतलब होता है संपुष्ट कर देना, तो पॉसिबल होता है, इसका पॉसिबल नहीं होता। अच्छा ध्यान से सुनना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन होता है, ये ऑल्ट्रेशन ऑल्टरेशन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों से होता है। रेट्रोस्पेक्टिव समझते हैं ना आप? नहीं नहीं, रेस्ट लेंगे ना, अभी मैं चल रहा है, अभी चलने दो यार, ऐसे बोलोगे ना मेरे को बीमार फील होने लगेगा। आप देखो, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो क्या? अरे रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो? आपको सिर्फ ओके लिखना है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है बैक डेट से लागू होना। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? बैक डेट से। और प्रोस्पेक्टिव होता है सेम डेट से। अब प्रैक्टिकली सोचना जरा, समझना जरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ओके ओके अब सुनिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है मोआ, MOA, इसका ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन कैसे होने वाला है? प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। मान लो, समझना, इस बात को समझना, सुनो, जैसे क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कंपनी कर्ज ले सकती है, बड़े ध्यान से सुनना, मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी कर्ज ले सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने कर्ज ले लिया। लेकिन अगर मेमोरेंडम में नहीं लिखा है कंपनी कर्ज ले सकती है और कंपनी ने कर्ज ले लिया क्योंकि इमरजेंसी थी, कंपनी ने लिया 10 सितंबर को लोन, मेमोरेंडम में नहीं लिखा था,
मेमोरेंडम में नहीं लिखा था कि दर मतलब कंपनी कर्ज ले सकती है, और कंपनी ने कर्ज ले लिया। तो ये जो लोन हैगा ये अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या हो गया? ये वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो हो गया। ये क्या हो गया? वॉइड एब इनिशियो हो गया। अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया। क्या हो गया? ये वॉइड एब इनिशियो। अरे हाँ। अब सोचो, कंपनी ने सोचा कि हम 20 सितंबर को, कंपनी को पता चला ये तो वॉइड एब इनिशियो हो गया, 20 सितंबर को कंपनी ने क्या किया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन किया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या किया? ऑल्ट्रेशन किया। ऑल्ट्रेशन किया तो उसमें लिख दिया कि कंपनी लोन ले सकती है। मैं लिखूंगा कम, सिर्फ ऐसे इशारे बस दूंगा क्योंकि पेन भी प्रॉपर आज शायद चार्ज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने ऑल्ट्रेशन किया कि भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन किया कि कंपनी अब कर्ज ले सकती है। तो ये कर्ज कंपनी अब कब से ले सकती है? प्रोस्पेक्टिव डेट, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। बैक डेट से लागू नहीं होगा। कहां से लागू होगा? 20 सितंबर से। यानी कि ये एक्ट तो क्या हो गया? वॉइड एब इनिशियो हो गया। क्या इसे सुधारा जा सकता है? नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? इसका रेटिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा सकता, इसलिए इसको सहमत, इसका रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ में देखो, दूसरे हाथ में कुटे गिला रे, ये रहा। ये देखो दूसरे हाथ में क्या बोल रहा है कि मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी कर्ज ले सकती है, ओके। लेकिन आर्टिकल में क्या लिखा था कि 5 लाख रुपए तक शर्मा ले सकता है। शर्मा, अब लिख दिया जो, ठीक है। 5 लाख तक शर्मा ले सकता है। अबव 5 लैक्स, अबव 5 लाख किसकी परमिशन चाहिए? अबव 5 लाख, 5 लाख के ऊपर अगर अपन को लोन लेना है तो किसकी परमिशन चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चाहिए। शर्मा जी ने 20 लाख का ले लिया अकेले ने, यानी कि कॉन्ट्रावेंशन किया, क्या बोलेंगे इसको? दो 20 लाख था ना, 20 लाख का ले लिया, तो इन्होंने क्या किया? अबव द लिमिट गया। क्या बोलते हैं यार इसको? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है। ये दोनों चीजें, एक तो यार क्या बोलूं, पेन भी। 20 लाख अल्ट्रा वायरस एक्ट किया। अच्छा सोचो, अब अगर कंपनी आर्टिकल, ये हुआ था, ये ट्रांजैक्शन हुआ था 10 सितंबर, ऐसे ही सुन लो यार, अब चल ही नहीं रहा पेन। मान लो ये ट्रांजैक्शन हुआ था 10 सितंबर को, और कंपनी को पता चला ओहो ये तो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया है, ये तो वॉइडेबल हो गया है, चलो इसको वैलिड कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो कंपनी क्या करेगी? 10 सितंबर को हुआ ना, कंपनी 20 सितंबर को कंपनी को पता चला, 20 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुआ था। कब? 10 सितंबर को। 10 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुआ था। 20 सितंबर को कंपनी को क्या समझ में आया कि अपन एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करते हैं। तो इन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन किया और उसमें लिख दिया कि वर्मा की लिमिट 25 लाख की, और ये 25 लाख लागू होता है 1 सितंबर से। 1 सितंबर से, यानी कि बैक डेट से लागू कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं आर्टिकल में। तो जवाब है यस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है यस। अब मान लो कि अगर 1 सितंबर से अपन ने इसको लागू कर दिया, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्ट्रेशन कर दिया, तो अब 10 सितंबर को उसने कर्ज लिया है 20 लाख का, और हमने ऑल्ट्रेशन कर दिया 25 लाख 1 सितंबर से लागू होगा। तो जाहिर सी बात है ये 20 लाख रुपए इस लिमिट्स के अंदर आ गया, यानी कि अब ये अल्ट्रा वायरस नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कि इसका रेटिफिकेशन संभव है। यहां कहीं लिखा था, अरे यार चलना, यहां कहीं लिखा था इसका रेटिफिकेशन संभव है। ये बात समझ में आ रही है? इसका रेटिफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जा सकता है, और इसका रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। किसका? इसका रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। कारण क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाता है। ये बात समझ में आती है तो अंगूठा दे दो।
अरे भाई ये बात समझ में आती है तो अंगूठा दे दो। वेरी गुड, शाबाश आशिता। ओके ओके ओके। देखो देखो, अगर वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है ऐसा कि बताओ बच्चों बताओ मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आप क्या करो एक टी बना के ना डिफरेंस लिख लो। डिफरेंस से क्या होता है, एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है हमारा। और एक नहीं, जब डिस्टिंग्विश का पॉइंट लिखते हैं ना, तो एक तरफ आप लिखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक तरफ लिख दो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे बोलो साहब ये चार्टर होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की लिमिट्स बताता है। और सामने लिखो साहब ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। कभी कभी पेन चलने लगता है, कभी कभी बहुत तंग करता है। ये पहला। दूसरा, साहब साहब ये बंद हो गया, ये देखो, अरे चल गया चल गया। ऐसे ही सुन लो, मेमोरेंडम आर्टिकल में डिस्टिंग्विश अगर आप बनाएंगे ना, एक छोटा सा फोटो बनाएंगे, तो एक तरफ लिखना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक तरफ लिखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपन क्या लिखेंगे, ये चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की हदें बताता है, पहली बात। और वहां पर आर्टिकल में क्या लिखेंगे साहब, ये कंपनी का ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये कंपनी की क्या बताता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की, कंपनी के अंदर लोग किस तरह से काम करेंगे, उनकी क्या मर्यादाएं होगी, क्या हदें होगी। दूसरी, अब मेमोरेंडम में दूसरी बात लिखेंगे साहब, अगर मेमोरेंडम की लिमिट से बाहर गए तो अल्ट्रा वायरस टू मोआ या अल्ट्रा वायरस टू कंपनी कहते हैं। जबकि आर्टिकल की लिमिट से बाहर गए तो अल्ट्रा वायरस टू ओआ या अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स कहते हैं। अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स कहते हैं। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट साहब, अगर मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस हम गए तो ये वॉइड एब इनिशियो होगा, जबकि साहब वहां पर वॉइडेबल होगा। आर्टिकल में क्या होगा, वॉइडेबल होगा, यहां वॉइड एब इनिशियो होगा, वहां वॉइडेबल होगा। चौथी बात साहब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें आउटसाइड रेगुलेटर्स की परमिशन चाहिए होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन कंपैरेटिवली टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें आउटसाइड रेगुलेटरीज जैसे कि रीजनल डायरेक्टर आरडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ईटीसी की परमिशन चाहिए होती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर एक स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना होता है, बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। हमारे नियम कायदे कानून है, हम बनाएंगे, किसी को क्या लेना देना भाई। तो कंपैरेटिवली इजी होता है। चौथी बात, ऑल्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही होता है साहब मेमोरेंडम में, जबकि आर्टिकल में प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों हो सकता है। साहब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चाहे 100% शेयर होल्डर अग्री क्यों ना कर दे, इसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, यूनानिमसली भी रेटिफिकेशन संभव नहीं है साहब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये संभव है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करो आपका काम हो गया। यानी कि रेटिफिकेशन जैसी कोई चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संभव है। कोई मुझे बताएगा अगर किसी ने लिखा हो तो कितने पॉइंट हो गए, 4-5 तो ही गए होंगे। अरे कोई मुझे बताएगा कितने पॉइंट्स हो गए, कोई लिखा है क्या, 4, 4, 5, 6 कुछ पॉइंट्स हुए क्या? आज तो कुछ हो ही नहीं रहा ना काम। 6 पॉइंट्स हो गए, अच्छा आप लिख रहे हैं, वेरी गुड। 6, 6, अरे वाह आप लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे डिम्मी, शाबाश। भावना जी बहुत अच्छे, अर्जुन भाई बहुत अच्छे, चलिए। क्लियर है बॉस? अब अब ध्यान से सुनना, एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। केस में पूरा लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि पेन, मतलब पेन चल रहा है लेकिन चलते चलते एकदम रुक जाता है। मुझे मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाता है रुक गया है, लेकिन अंदर से वो चल रहा है।
और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो ऐसे लाइन खींच देता है, मैं डबल लिख देता हूँ तो ऐसे तंग कर रहा है बहुत, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको, पर कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसको आज। वैसे तो ये इतना प्यार करता है लेकिन आज नहीं चल रहा है ठीक से, आज डबल डबल ऐसे लग रहा है, तो मज़ा भी नहीं आ रहा है और ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए ओके, अब आगे सुनो। मान लो एक कंपनी ने अल्ट्रा वायरस 2 मेमोरेंडम लोन ले लिया, लोन टेकन। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कर्ज ले लिया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कर्ज ले लिया। क्या कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था? नहीं लिखा था, इसीलिए तो इसे अल्ट्रा वायरस 2 मेमोरेंडम कह रहे हैं। तो ऐसा लोन क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो गया। लोन किससे लिया था, आपसे लिया था। अरे एक बार याद है अपन ने किया था, ये वाला केस किया था, कितने लोग को याद है? अरे कितने लोग को याद है? साक्षी, साक्षी थी क्या क्लास में? साक्षी, साक्षी याद है क्या? साक्षी ने 2 करोड़ का लोन लिया, साक्षी से कंपनी ने 2 करोड़ का लोन लिया था, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा था। तो अब साक्षी के पास क्या क्या उपचार हैं, कुछ याद आ रहा है किसी को? बहुत पहले, शायद पहले दूसरे सेशन में ही हमने डिस्कस किया था, कितने लोग को याद आ रहा है? ईमानदारी से बताना, अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फिर से बात कर लेंगे। आपको सिर्फ 2 शब्द बताने हैं, 2 शब्द लिखने हैं, या तो आपको बोलना है याद आ रहा है, या फिर आपको लिखना है कि एक बार प्लीज करो रिपीट। नो, नहीं आ रहा है। कोई बात ही नहीं आ रहा तो अब कर लेते हैं, रिपीट कर ले। हेलो, हाँ जी, नो, रिपीट, ओके ओके, सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। साक्षी ने, साक्षी को, मतलब साक्षी को कंपनी ने, अभी टाइम पास करेंगे तो बैठ के करेंगे। साक्षी को कंपनी ने कहा कि साक्षी, साक्षी हमको लोन चाहिए, लोन चाहिए। तो साक्षी ने कहा अरे लोन चाहिए, लोन तो मैं दे देती हूँ, आप ले लो मुझसे लोन, मैं तो लोन देती रहती हूँ सबको, तो आप भी ले लो। कंपनी ने बोला वाह साक्षी तुम कितनी अच्छी हो। साक्षी ने बोला हाँ वो तो मैं हूँ। तो फिर साक्षी को कंपनी ने बोला कि हम तुमको 20% पर एनम इंटरेस्ट भी देंगे। साक्षी ने बोला वाह मजा आ गया, मुझे 15% से ज्यादा आज तक किसी ने नहीं दिया। और कंपनी ने बोला अरे 15 क्या होता है साक्षी, तुम्हारे लिए तो 20 हाजिर है। तो साक्षी को बोला 20% हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। साक्षी ने क्या किया, इनको 2 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया। मेमोरेंडम में नहीं लिखा था तो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड एब इनिशियो हो गया। अब कंपनी से साक्षी पैसे मांगने गई ड्यू डेट पे, क्योंकि ब्याज भी नहीं दे रही थी, इंटरेस्ट भी नहीं दे रही थी कंपनी, तो कंपनी ने भगा दिया, चल भाग जाओ यहाँ से, बढ़िया आई। तो साक्षी ने बोला आप मेरे साथ ऐसे गलत नहीं कर सकते, मैंने आपको कर्ज दिया है, ये देखो कागज। तो कंपनी ने बोला इस कागज की नाव बना के बारिश में चला लेना, ये किसी काम का नहीं है, चल भाग यहाँ से। तो साक्षी भाग गई, भाग के गई आपके पास या कोर्ट में। तो कोर्ट में कौन थे, जज साहब। जज साहब को जाकर बोली सर सर मेरे साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ। अरे क्या हुआ साक्षी तुम्हारे साथ, बताओ ना। तो सर ऐसे ऐसे करके कंपनी ने, तो साक्षी से कहा क्या तुमने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा था? साक्षी बोली ओ नहीं पढ़ा ना सर। साक्षी की गलती हो गई, साक्षी की गलती हो गई ना, उसको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। तो कोर्ट ने बोला चलो भाग जाओ तुम यहां से, बिना पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इतना पढ़े लिखे हो फिर भी, कि सर कुछ तो मेरे लिए करो ना सर, कुछ तो करो। तो कोर्ट ने बोला चलो भागो यहाँ से, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वॉइड एब इनिशियो। तो अब साक्षी कह रही ना सर कुछ तो भगवान के लिए कुछ करो। तो कोर्ट ने बोला अच्छा चलो चलते हैं देखते हैं। साक्षी कोर्ट के साथ या जज साहब के साथ कंपनी पहुंची, कहां पहुंची, कंपनी। चल तेरी कंपनी पहुंची। तो जो अधिकारी आया था साथ में, अधिकारी का नाम था राम भक्त मिश्रा। तो मिश्रा जी आए, मिश्रा जी ने कंपनी को बोला कंपनी 2 करोड़ का कर्ज लिया ना इससे, किधर है पैसा?
तो कंपनी ने बोला वो तो वॉइड एब इनिशियो है। हाँ हमको भी मालूम है, हम कोर्ट से ही आए हैं, वॉइड एब इनिशियो है, पैसा किधर है? तो कंपनी ने बोला कि साहब पैसे तो खर्च हो गए, अभी कितना पड़ा है तुम्हारे पास, बचा कितना है? सर 50 लाख बचा है, दो इसको वापस दो। क्या वो 50 लाख रुपए साक्षी को वापस मिलेगा? जवाब है यस, जवाब है यस। अगर पैसा इन स्पेसी है तो रिटर्न होगा साक्षी को, मनी लेंडर को। इन स्पेसी मतलब इन द सेम फॉर्म, उसी रूप में पड़ा है, चाहे वॉइड एब इनिशियो। जाहिर सी बात है, आप बच्चे को समझना, अगर आपने किसी बच्चे को कर्ज दिया 25 लाख रुपए का, आप उससे पैसा वसूल तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो पैसा उस बच्चे ने खर्च नहीं किया है तो कोर्ट की मदद से अपना पैसा तो वापस ला सकते हो। उस पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अपना पैसा तो वापस ला सकते हो। बात समझ में आ रही है? अंगूठा दे दो अगर क्लियर है तो, क्योंकि केस बन सकता है इस पे। अरे भाई, इन स्पेसी अगर कंपनी ने सबसे पहला उपचार साक्षी को क्या दिया? भाई चलो साक्षी से गलती हो गई मान लिया, अब गलती हो गई, इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं देंगे ना यार। वॉइड एब इनिशियो हो गया मतलब क्या? साक्षी उस पर लीगली कार्यवाही नहीं कर सकती कंपनी पे, लेकिन कुछ तो उपचार होंगे। तो फिर सरकार ने बोला हाँ उपचार है, अगर पैसा उसी रूप में पड़ा है तो वो तुम्हारा है। ठीक है, नंबर 2, कंपनी ने पूछा कि 50 लाख रुपए तो भाई, एक कंपनी से पूछा, किसने? राम भक्त मिश्रा ने। कंपनी से कहा कि भाई 50 लाख तो आ गए, 1.5 करोड़ का क्या किया ये बताओ। तो कंपनी का कहना यह है कि सर 1.5 करोड़ रुपए ना, हमने 1.5 करोड़ में से 90 लाख रुपए की जमीन खरीद ली है, 90 lakhs की हमने जमीन खरीद ली। अच्छा जमीन खरीद ली, साक्षी जमीन पे जाके बैठ जाओ। अब इस जमीन का सौदा तभी होगा, इस जमीन पे कुछ तभी होगा जब तुम्हारे पैसे ही देंगे। यानी कि साक्षी को उस लैंड के ऊपर फर्स्ट चार्ज मिलेगा, फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट एक्वायर्ड बाय कंपनी। देखो कितना अच्छा चल रहा है अब, और अब मैंने बोल दिया ना, अब देखना एकदम से खराब हो जाएगा। जब भी बोलते हैं ना किस्मत ही खराब होती है। फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट एक्वायर्ड बाय कंपनी, ये 90 लाख की जमीन थी, अपने एग्जाम्पल में लिख रहे हैं अपन, 90 लाख की जमीन थी, तो ये 90 लाख की जमीन पर साक्षी को फर्स्ट चार्ज मिल गया। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये तो वॉइड एब इनिशियो था। अरे वॉइड एब इनिशियो था तो कोई बात नहीं यार, लेकिन उस गरीब के साथ गलत भी तो नहीं होना चाहिए। गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे जीने का अधिकार नहीं है। उसके जीवन भर की जमा पूंजी लेकर कंपनी अगर ऐसे खेल कर जाएगी लोगों के साथ, तो कोई उपचार तो होगा, चाहे वॉइड एब इनिशियो है। तो ये उपचार है लोन के केस में। पहला, अगर पैसा उसी फॉर्म में पड़ा है उसे दे दो। अगर पैसा नहीं, उससे कोई संपत्ति एसेट परचेज कर लिए, जैसे कि 90 लाख की एसेट थी, तो उस एसेट के ऊपर उसे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट चार्ज मिल जाएगा, नंबर 3। फर्स्ट चार्ज मिल जाएगा उसको, नंबर 3। नंबर 3 क्या है कि अच्छा बाकी 60 लाख का क्या करा तुमने? सर 40 लाख रुपए के हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे सर, 40 lakhs के क्या थे? सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, और उन 40 लाख के क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी है सर। तो साक्षी ने बोला सर वो सिक्योरिटी मुझे दिलाओ। सरकार ने बोला नहीं, अगर उस सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, 60 लाख रुपए की पेमेंट किसकी कर दी? सिक्योर्ड क्रेडिटर की कर दी, तो साक्षी उनकी जगह क्या बन जाएगी? उनकी जगह ले लेगी, यानी कि क्रेडिटर की जगह क्रेडिटर बन जाएगी, लेकिन अनसिक्योर्ड। 60 लाख रुपए के लिए साक्षी क्या बन जाएगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगी। तो साक्षी ने कहा 60 लाख नहीं, अपन कितना बचा? 9 5 14 60 नहीं, 40 लाख पकड़ो।
40 लाख रुपए का सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट था। तो कंपनी ने सिक्योर क्रेडिटर की पेमेंट करी होगी और अपनी संपत्ति उनसे छुड़ा ली होगी वापस। तो अब साक्षी कह रही है कि सर अगर मुझे क्रेडिटर बना रहे हो तो वो संपत्ति मेरे को दिलवा दो, मैं सिक्योर। तो सरकार ने बोला देख तेरी गलती थी, ये वॉइड एब इनिशियो तेरी वजह से हुआ, तुझे पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब जितना तेरे को रेमेडी मिल रही है उतना ले ले। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट हो चाहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट हो, साक्षी क्या बन जाएगी? क्रेडिटर बन जाएगी अनसिक्योर्ड। तो साक्षी को यहाँ क्या फायदा है? अरे साक्षी को बहुत बड़ा फायदा है कि साक्षी अब सूट फाइल तो कर सकती है कम से कम। पहले तो वॉइड एब इनिशियो में ही फंसी हुई थी। अरे बात समझ में आ रही है ना? साक्षी के पास अब तीसरा उपचार क्या आ गया कि 40 लाख रुपए के लिए वो क्रेडिटर बन के केस फाइल करेगी। और नंबर 4 कितना बचा? कंपनी ने पूछा 20 लाख का क्या हुआ? कि सर 20 लाख हमने उड़ा दिए, दारू पी गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं हमने उड़ा दिए। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर सूट फाइल कर सकती है साक्षी और अपने 20 लाख रुपए वसूल कर सकती है। यानी कि साक्षी के पूरे 2 करोड़ का हिसाब हो गया। तो साक्षी के तो मजे हो गए? नहीं नहीं, साक्षी के मजे नहीं हो गए। साक्षी को इतनी जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं। आप ये देखो, पहले सरकार भाई प्रैक्टिकली एक तो लोन दो, मदद करो, ऊपर से धक्के खाओ। वैसे दुनिया में होता यही है, कर्जा किसी को देना मतलब खुद धक्के खाने जैसा हो जाता है। लेकिन अब क्या ही करे, उससे नहीं पड़ा, हो गई गलती, हो गई गलती। तो अब गलती हुई है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। तो दो रास्ते भुगतो, या तो भूल जाओ 2 करोड़। नहीं 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 नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। भूलते नहीं? अच्छा दूसरा रास्ता है, चलो उसके पास अगर पैसा उसी फॉर्म में पड़ा है तो उठा लो। अगर कंपनी ने उस पैसे से कोई एसेट परचेज की है तो उस एसेट पे फर्स्ट चार्ज आपका होगा। अगर कंपनी ने उस पैसे से किसी क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, चाहे वो सिक्योर्ड की पेमेंट करे या अनसिक्योर्ड की, आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाओगे, लेकिन आप हमेशा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बनोगे। और चौथी बात, अगर ये तीनों के अलावा पैसा कहीं और खर्च किया है तो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए हम सूट फाइल करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। यही 4 उपचार हैं। रेमेडीज अवेलेबल होगा इन केस ऑफ, रेमेडीज अवेलेबल in case of ultra virus loans to money lender। अल्ट्रा वायरस लोन टू मनी लेंडर, फिर से सुनो, रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस लोन्स टू मनी लेंडर्स। अल्ट्रा वायरस लोन्स टू मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स को अल्ट्रा वायरस लोन होने पर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? तो ये रेमेडीज अवेलेबल हैं 1 2 3 4। अगर आपको रेमेडीज क्लियर हैं, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप जवाब दे पाएंगे तो अंगूठा दे दो। क्वेश्चन आने की संभावनाएं इसके ऊपर बनती हैं। आगे बढ़े। क्लियर सर? ओके डिमी जी। आर्यन गर्ग ए जी, आर्यन गर्ग ए जी, तुमको समझ आया जी? सौंदर्य जी, अरे वाह, अंगूठे पे अंगूठा, शाबाश। अब तीसरी बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टराइन बोलते हैं, ठाकुर की बीवी को ठकुराइन बोलते हैं। ठाकुर की बीवी को ठकुराइन बोलते हैं तो डॉक्टर की बीवी को क्या बोलते हैं? डॉक्टराइन। तो यहां पर भी डॉक्टराइन्स हैं। ठाकुर की बीवी को ठकुराइन बोलेंगे तो डॉक्टर की बीवी को डॉक्टराइन बोलेंगे। लेकिन यहां पर डॉक्ट्रीन्स है, ये 3 तरह के डॉक्ट्रीन्स है, डब्बा भी नहीं बन रहा ढंग से। 3 तरह के डॉक्ट्रीन्स है। पहला डॉक्ट्रीन है जी आपका डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस,
और डॉक्ट्रिन ऑफ तीसरा क्या होता है? इंडोर मैनेजमेंट। चल यार, ऐसे चिड़चिड़ाहट आती है बहुत। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हाँ जी, हाँ जी, वही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सलोनी जी, बिल्कुल सही। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये तो हम डिस्कस कर चुके अभी बातों बातों में। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि अल्ट्रा वायरस मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स का सिद्धांत। अब इसको मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है, मैं मान के चलूं ये क्लियर है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस दो तरीके से हो सकता है। अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल्स, जिसे अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, और अल्ट्रा वायरस टू कंपनी, जिसे अल्ट्रा वायरस टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। और दोनों के असर हमने देख लिया कि इसका रेटिफिकेशन संभव है, इसका रेटिफिकेशन संभव नहीं है। क्लियर है अल्ट्रा वायरस वाला एक्ट? ओके। सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसको ध्यान से सुनो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो ये किसकी साइड लेता है? ये कंपनी की साइड लेता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी साइड लेता है? कंपनी की साइड लेता है। ये कहता है थर्ड पार्टी से कि भाई, जो कोई भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मानकर चला जाएगा, जो कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा ये मानकर चला जाता है कि उस व्यक्ति ने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को न सिर्फ पढ़ा है, बल्कि भली भली प्रकार से समझकर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है मेमोरेंडम, उन्होंने न सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि अच्छे से समझा है, उसके हर क्लॉज को समझा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऐसा मानकर चलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चाहे आपने नहीं देखा, साक्षी ने कागज नहीं देखा, साक्षी ने कागज देखा ही नहीं, तो कंपनी क्या मान के चलती है कि इसने पढ़ा है, इसने समझा है, इसने देखा है। तो कल को अब थर्ड पार्टी बोलती है, ओ मेरे को पता होता कंपनी ऐसा, तो मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। कोई बात नहीं, आगे से मत करियो, अभी तो हो गया। ध्यान से सुनना। एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि कंपनी अगर कर्ज लेगी तो कंपनी 20% का कर्ज लोन देगी, इंटरेस्ट देगी। मान लो, उदाहरण है जी सब, ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी कर्ज ले सकती है 20% इंटरेस्ट रेट पर, कंपनी लोन ले सकती है, यानी कि 1 करोड़ का लोन लेंगे तो 20 लाख रुपए आपको साल का रिटर्न देंगे, उसमें इंटरेस्ट देंगे। तो आपने आज से 10 साल पहले कंपनी को कर्ज दिया था और 20% कंपनी ने आपको इंटरेस्ट भी दिया था। 3 साल 4 साल पहले वो पैसा आपको चुकाया जा चुका है, आप बड़े खुश थे, कंपनी से आपको कोई शिकायत नहीं थी। कंपनी फिर आई, कंपनी ने बोला हमको फिर से लोन चाहिए, दोगे क्या? आपने बोला, एक पांव पे खड़े होके आ गए, आपने बोला लोन देने को तो मैं कब से हूं रेडी, तैयार। आपने कंपनी को 10 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी ने आपको 15 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया साल भर का। तो आपने कहा कंपनी 15 लाख, 5 लाख कम है। कंपनी ने बोला नहीं, हम तो 15 ही देते हैं। कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, आप दिखाओ जरा। तो कंपनी ने अपना मेमोरेंडम दिखाया, मेमोरेंडम में क्या लिखा था? 15%। तो इसे बोला सर पिछली बार तो, हाँ पहले लिखा था सर, बीच में हमने अमेंड कर दिया। अमेंड किए 5 साल हो गए सर हमें तो। अच्छा, तो कंपनी वो बोल रहा है आपको मुझे बताना चाहिए। नहीं नहीं सर, आपको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। अरे यार मैंने नहीं पढ़ा तो मेरी गलती हो गई। हाँ गलती हो गई, मेरा तो कर्ज देना ही गलत हो गया। सर कर्ज देना गलत हुआ नहीं हुआ ये आप समझो, आपको 15% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम मेमोरेंडम की शर्तों के अनुसार चल रहे, तो ज्यादा दिमाग आप लगाओ मत, और लगाते हो तो अपने घर पे बैठ के लगाओ, सर हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। अब वो कोर्ट चला गया और बोलता है कि सर पिछले 10 साल पहले इन्होंने मेरे को 20% दिया था इंटरेस्ट, और सर अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो अभी तो 20 का 22-25% मैं तो सोच के चल रहा था, तो मैंने देखे नहीं इनके कागज। तो कंपनी सरकार क्या बोलेगी? गलत किया ना, आपको कागज देखना चाहिए थे, आपने कागज नहीं देखे, ये गलत किया, आपको कागज देखना चाहिए थे। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप ही लोगों के लिए तो है।
उन्हें पब्लिक क्यों बनाया? कि कंपनी क्या क्या कर सकती, क्या क्या नहीं, ये आप जान लो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करो। नहीं तो हर चौथे दिन आके हम लोग कोर्ट का सिर खाओगे आप लोग। अक्कल तो होती नहीं है आप सब में। तो पढ़ो। अरे साहब इंग्लिश में लिखा होता है, मेरे को पढ़ते कहां आता है? तो किसी अंग्रेज को बिठा के पढ़ाओ। अरे सर इंग्लिश मेरे बच्चे को भी आती है, पढ़ लेता हो, इजेमार वाजवर हैज विल शेल सब जानता है सर वो। लेकिन वो उसमें टेक्निकल, टेक्निकल शब्द किसी वकील को बैठा के करो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैठाओ, किसी कंपनी सेक्रेटरी सिमरन को बैठाओ, लेकिन सीखो उसके बाद हस्ताक्षर करो। साला बिना पढ़े बिना समझे तुम कैसे साइन कर सकते हो? अगर तुमने साइन किया हम ये मान के चलेंगे, ना सिर्फ तुमने पढ़ा है बल्कि तुमने उसे बराबर तरीके से समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कहता है बिल्कुल हम तुम्हारी साइड नहीं लेंगे, घुमाएगा उसको बंदे को, उसके पिछवाड़े में लात देगा जो चल निकल यहां से, बड़ा आया तेरे को कर्ज देने की खुजली है। तो यहां पर कंपनी की साइड लेगा कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसकी साइड लेगा? कंपनी की साइड लेगा, थर्ड पार्टी की साइड नहीं लेगा, क्योंकि गलती कर रहा है वो। सोचो अगर कागज में लिखा ही नहीं था तब तो अल्ट्रा वायरस में चले गए, कागज में लिखा था, सब कुछ था, तुमने नहीं पढ़ा तो अब तुम गलत हो। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, खत्म, कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही कहता है कि साहब आप अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़कर समझकर सब कुछ क्लियर करके करो। कल को आपने पढ़कर नहीं किया और आप कहते हो साहब मैंने नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे पास है, भाई ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। कंपनी आपकी बिल्कुल साइड नहीं लेगी, सॉरी सरकार गवर्नमेंट आपकी बिल्कुल साइड नहीं लेगी, गवर्नमेंट कंपनी की साइड लेगी। क्लियर है? तो अंगूठा देना। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्लियर है? तो अंगूठा देना कंस्ट्रक्टिव के लिए। शिवम कुमार जी आज लेट हो गए, कोई बात नहीं यार, हमने भी कौन सा तीर नहीं मारा, मेमोरेंडम आर्टिकल ही कर रहे हैं। वो पहले से जो पहले से सबको आता है ना वही हम कर रहे हैं, कोई नई पिक्चर स्टार्ट नहीं करी है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? आंतरिक आंतरिक मैंने प्रबंध का सिद्धांत है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर में, अब ये ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ तो बात है। डॉक्ट्रि डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है ये शुरू यहीं से होता है, कंस्ट्रक्टिव से। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शुरू कहां से होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस से। वो क्या कहता है कि साहब सुनो कि जो थर्ड पार्टी है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को न सिर्फ पढ़े, न सिर्फ पढ़े बल्कि भली प्रकार से देखकर समझकर कॉन्ट्रैक्ट करे। अरे भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे ये अपेक्षा रखी जाती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि न सिर्फ वो मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़े लेकिन बल्कि उसके उसके अर्थ को भली प्रकार से समझकर कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब इसके बाद लेकिन लगाया जाता है, फिर इंडोर मैनेजमेंट लाइट में आता है। तो जब भी इंडोर मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव लिखना ही होगा, क्योंकि ये स्टार्ट लेकिन से होता है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? जब भी हम इंडोर मैनेजमेंट पे जाएंगे तो पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस को लिखेंगे और उसके बाद इंडोर मैनेजमेंट पे आएंगे कि साहब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ये सारे काम करे, लेकिन थर्ड पार्टी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कंपनी के अंदर इंटरनल इरेग्युलरिटीज चल रही है उसके बारे में जानकारी भी इसे हो। फिर से सुनना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस से स्टार्ट किया, मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के आए हो? हाँ सर वो पढ़ के आए हैं, लेकिन आप हमसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो उसकी जानकारी भी हमें हो। हमें मेमोरेंडम आर्टिकल की जानकारी है। मान लो एक कागज पे लिखा है, मेमोरेंडम में लिखा है कंपनी लोन ले सकती है, सर हमने देखा कंपनी लोन ले सकती है, पढ़ के आए सर हम।
और सर इसमें लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि 5 लाख रुपए से ऊपर अगर चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे, शर्मा नहीं लेगा। और अगर शर्मा को लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करके शर्मा को ऑथोराइज कर देंगे। सर मैं गया, शर्मा ने बोला कि 20 लाख का लोन चाहिए, सर मैंने उसे दे दिया। मैंने पूछा कि बोर्ड ने तेरे को ऑथराइज कर दिया, तो बोलता है हाँ मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दिया। अब सर मैं अंदर घुस के बोर्ड मीटिंग अटेंड करने तो जाऊंगा नहीं, और मैं थर्ड पार्टी हूं, मेरे को एक कागज इंस्पेक्ट करने देंगे नहीं। इन्होंने कह दिया कि इंटरनल जो रेगुलेशन है उसको हमने फॉलो कर लिया, तो सर मैं इतना तो मानूंगा ना कि इन्होंने फॉलो कर लिया होगा। तो मुझसे ये अपेक्षा मत रखना कि इनकी इंटरनल इरेगुलरिटीज की जानकारी भी मुझे हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? ओके करो, अंगूठा दे दो। क्या इंडोर मैनेजमेंट समझ में आ रहा है? एक बार फिर से सुनो। इंडोर मैनेजमेंट के लिए क्या बोला है कि भाई साहब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ना है। हाँ जी, हमने समझ लिया। लेकिन सर आपके अंदर जो शेयर होल्डर्स, मान लो कि कोई ऐसा काम है कि शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे तब आप कर सकते हो। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ गए सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप हमारे पास आ गए, हमने पूछा शेयर होल्डर ने सहमति दे दी, आपने बोला हो दे दी, जबकि दी नहीं। शेयर होल्डर से सहमति नहीं दी सर, ना तो मैं इनका शेयर होल्डर हूं कि मुझे पता हो, ना मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं, और ये बोलते शेयर होल्डर ने सहमति दे दी है, आप निश्चिंत रहो काम हो गया है। अरे शेयर होल्डर ने सहमति दे दी है, हम तो इन्होंने कह दिया हम मान लेंगे यार, हम कहां दिमाग लगाने चलेंगे। तो हमसे ये अपेक्षा आप कर सकते हैं कि मेमोरेंडम आर्टिकल हम पढ़ें, वो हमने किया, लेकिन आप हमसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग को फॉलो करने चाहिए तो वो आपने फॉलो नहीं किया, उसकी जानकारी साला हमें कैसे हो सकती है? माइक गिर गया। उसकी जानकारी हमें कैसे हो सकती है? बात समझ में आ रही है बॉस? और दिस इज व्हाट इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये किसकी साइड ले रहा है? ये पहला ऐसा प्रिंसिपल सिद्धांत है जो थर्ड पार्टी की साइड ले रहा है। ये किसकी साइड ले रहा है? थर्ड पार्टी की साइड ले रहा है। लेकिन इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है, इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है। अरे बाकी लोग को समझ आ रहा है कि अभिलाष जी? अभिलाष को आया, डिम्मी को आया, सौंदर्य, सौंदर्य ला 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 ला। इंडोर अंदर की बात नहीं पता इसलिए। अरे ये सवाल है भाई, आपको समझ आया क्या? कितने लोग को दिक्कत आ रही है इसमें? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये। इज इट नेसेसरी टू मेंशन द केस लॉज अलोंग विद द रेस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन्स? देखो क्या अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। यस आर्यन जी। अरे भाई कुछ लोगों के नाम मुझे देखना है जिनको समझ आ गया, तो वो अंगूठा ऊपर कर दें। महक जी शाबाश। ओके चलिए भावना जी, चलो मैं ऐसा मान के चलूं क्या कि ये ओके है, बाकी लोग के लिए बड़े स्लो चल रहे हैं आप लोग? हाँ, इंडोर मैनेजमेंट। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ये थर्ड पार्टी की साइड लेता है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी की साइड नहीं लेगा कुछ केसेस में। थर्ड पार्टी की साइड कब नहीं लेगा? अगर मान लो थर्ड, अभी सोचो एक कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर हुई मिस्टर एक्स के साथ, ठीक है? उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। अब अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का, तो इस बारे में थर्ड पार्टी को मिस्टर एक्स को जानकारी हो ऐसा नेसेसरी नहीं, लेकिन मिस्टर एक्स भी शेयर होल्डर है। अब मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
और कंपनी कह रही है कि हमारी कंपनी ने तो रिजोल्यूशन पास कर लिया, तो एक्स को तो पता है साला ना नोटिस आया, ना मैं गया, ना मैंने वोट दिया, इन्होंने रिजोल्यूशन पास कहां से कर लिया। यानी कि अगर थर्ड पार्टी को पहले से जानकारी है इंटरनल इरेगुलरिटी की, या उसे किसी तरह का डाउट है, तो उसे रीजनेबल स्टेप्स उठाकर पता करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर यहां पर वो खुद शेयर होल्डर है या खुद डायरेक्टर है और कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो भाई उसे पता है ना कि ये रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और कल को बोलो कि आप हमसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमें पता हो। अरे मेरे भाई तुझे पता है, उसके बाद भी तू कर रहा है, तो यार ये तेरी साइड नहीं लेंगे। बात समझ में आता है क्या? ऐसा मान के चलेंगे कि ना सिर्फ कंपनी ने इरेगुलरिटी की है, तुमने भी की है। कॉन्ट्रैक्ट किया तो किया कैसे? तुम्हारी तुम भुगतो, अब भागो यहां से। अगर आपको पहले से जानकारी है, या फिर वो ट्रेड ये कहता है, वो प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, अब नहीं किया तो आपकी आप जानो भाई। बात समझ में आती है क्या? क्लियर है? इसके दो तीन एग्जाम्पल है, केस लॉज हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि ये फाउंडेशन में भी होता था। बट मैं मान के चलूं क्या ये तीनों डॉक्ट्रिन्स आपको आप गो थ्रू कर सकते हैं? अच्छा सुनो ना यार, एक तो तबीयत तबीयत तो चलो अभी सेकेंडरी है, लेकिन पेन भी नहीं चल रहा है यार, तो मजा नहीं आ रहा है, मतलब एकदम चिड़चिड़ाहट हो रही है। चिड़चिड़ाहट नहीं, एक तो सर्दी जुकाम में चिड़चिड़ाहट तो होती है, एक सर्दी जुकाम में चिड़चिड़ाहट तो होती ही है, और दूसरा पता है क्या कि ऊपर से पेन भी नहीं चल रहा है, ऊपर से पेट भी दुख रहा है। तो वो सब ठीक है, लेकिन पेन नहीं चल रहा ना, तो मजा नहीं आ रहा, मतलब चिड़ 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 लग रहा है। तो अपन आज बस इतना रहने दे क्या? आज हमने वैसे क्या सीखा क्या? अरे हाँ, कुछ तो सीखा ही है। हमने आज सीखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक। दूसरा, अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, और अल्ट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम होता है, तो उसमें हमने एक केस, साक्षी वाला केस हमने डिस्कस किया कि क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी अगर कोई लोन अल्ट्रा वायरस हो जाता है, तो बेचारा मनी लेंडर है, उसे क्या ऑप्शन होंगे। तो लॉ ने उसे चार ऑप्शन दिए। पहला, अगर फंड्स मनी इन स्पेसी उसी फॉर्म में पड़ा है तो आप पैसा वापस ले आओ। दूसरा, अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेज कर ली है तो उस एसेट पे जाके बैठ जाओ, फर्स्ट चार्ज मिलेगा। नंबर थ्री, कंपनी ने सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड किसी भी क्रेडिटर की पेमेंट की है तो आप अनसिक्योर्ड ही बनोगे, यानी कि आपके पास अब वो एज ए क्रेडिटर सूट फाइल करने का राइट होगा। नंबर चार, अगर ये इनमें से कुछ नहीं हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सूट फाइल करके अपना बचा हुआ नुकसान की भरपाई कर सकते हो। इसके बाद फिर हमने, अच्छा फिर इसके डिस्टिंग्विश हमने देख ही लिए थे आर्टिकल और मेमोरेंडम के। इसके बाद फिर हम तीन तरह के वो डॉक्टर की बीवियां पकड़ के ले आए कि डॉक्टर डॉक्टर की बीवी डॉक्ट्राइन। तो ये डॉक्ट्रिन्स हमने देखे। अल्ट्रा वायरस हमने पहले ही पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि साहब सर समझ नहीं आया। ये कौन है भाई? अच्छा, ये ध्रुवेश के अलावा किस किस को समझ नहीं आया भाई? अरे भाई साहब, ये अपन यार अपन सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये आना चाहिए इस बार समझ। ये कैसी बात हुई? अच्छा, इनके ध्रुवेश के अलावा किसको समझ नहीं आया? अरे ध्रुवेश के अलावा किसको समझ नहीं आया? अरे ध्रुवेश ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया। ओके, वही मैं कह रहा हूँ यार, दिस इज रिपीट। मतलब अपन अटेम्प्ट दे चुके हैं, जब सोचो अटेम्प्ट दिया होगा तो आपने चार बार पढ़ा होगा, और उसके बाद अभी फिर से पढ़ रहे हो, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता, मैं बहुत आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आ रहा है? ओके, नहीं बाकी लोग को क्लियर है ना? तो अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है कि कंस्ट्रक्टिव के साथ आगे बढ़ता है। तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि कंस्ट्रक्टिव पे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर इंस्टीट्यूट को कंस्ट्रक्टिव भी पूछना होगा तो इंडोर पूछेगा। भाई चार नंबर में दो का मजा, एक टिकट में दो पिक्चर का मजा लेगी इंस्टीट्यूट। तो फिर इंस्टीट्यूट क्या बोलेगी? हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर हो गई हो, पर वो भाग ही गया, वो आया नहीं कि सब टाइपिंग मिस्टेक हुआ था।
और इंडोर मैनेजमेंट में क्या कि स्टार्ट कहां से करते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि साहब थर्ड पार्टी से ये अपेक्षा की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने मेमोरेंडम आर्टिकल को न सिर्फ पढ़ा हो बल्कि भली प्रकार से समझा हो, लेकिन इसके बाद शुरू होता है, लेकिन से शुरू होगा, लेकिन उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि उससे कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की साइड ली ये इस इंडोर मैनेजमेंट ने। लेकिन फिर आगे कहा कि लेकिन ये भी समझ लो सर कि अगर उसे पहले से पता था इरेगुलरिटीज के बारे में तो थर्ड पार्टी की साइड नहीं लेंगे, वो खड्डे में जाए। दूसरी बात, अगर उसे पता नहीं था लेकिन उसे शक था तो उसे पता लगाना चाहिए था। जैसे प्रैक्टिकली सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो कि एक कंपनी का प्रैक्टिकली सोचो कि एक कंपनी का डायरेक्टर अपने सर पे लैपटॉप लेके घूम रहा है कि लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, पुराना लैपटॉप, मजेदार लैपटॉप, टेस्टी लैपटॉप, जब भी लैपटॉप आप देखेंगे आपको मजा ही आ जाएगा। इंटरनेट लगाओ नहीं लगाओ, इसके अंदर पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, सारी हीरोइन की पिक्चर है इसमें, ले लो रे ले लो। तो आपने बोला ए भैया कितने का दिया लैपटॉप, तो उसने भैया ने बोला कि ये लैपटॉप दिया 10,000 का एक, 20,000 के तीन, 25,000 के चार, 26,000 के पांच, 30,000 के छह। तो आपने बोला सही सही लगाओ, उसने बोला अच्छा ठीक है 15,000 के छह ले लो। आपने बोला ठीक है 6 लैपटॉप उतार दे, तो उसने 6 लैपटॉप उतार दिया, आपको दे दिए। अब आपने उससे कहा कि ये किसके हैं, तो उससे बोला सर हमारी कंपनी के, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बेच सकता हूं। तो आपने बोला अच्छा तो पक्का डायरेक्टर है, उसने अपना डायरेक्टर का कार्ड दिखाया और वो सच में डायरेक्टर था। तो उसने आपने उससे खरीद लिया, खरीद लिए। अब पुलिस आपके घर आ गई, पुलिस कहती है चोरी के लैपटॉप है। तो कि नहीं सर मुझे कंपनी के डायरेक्टर ने खुद बेचे हैं, मैंने कार्ड देखा है। तो कंपनी ने कहा डायरेक्टर ही चोर था। कंपनी के लैपटॉप, सर अब मेरी क्या गलती है, मैंने तो कंपनी के डायरेक्ट कंपनी के बंदे से खरीदी और उसको ऑथराइजेशन था। तो पुलिस बोलेगी एक बात बता, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पर आपकी ये होशियारी नहीं चलती जो आप हमारे सामने दिखा रहे हो। जब भी आप कोई भी पुराना सामान या ये वो सब परचेस करते हो, आप, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि अगर आप कभी भी किसी से पुराना मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो सबसे पहला सवाल आपकी जबान पे क्या होता है, भाई बिल है क्या इसका। बिल नहीं मतलब चोरी का मान के चलते हैं हम, यस, ठीक है। जब तक बिल नहीं, वो बोलता है अरे मेरे भाई साहब का है, भाई साहब आप जानते हैं उस बंदे को, मानते हैं सारी बातें ठीक है, भाई साहब का है किसी का भी है, भाई बिल है क्या। यानी कि ये प्रथा है, ये व्यापारिक प्रथा है, अगर आप किसी का पुराना कोई गैजेट या सामान खरीद रहे हैं तो बिना बिल के ना खरीदें, चोरी का हो सकता है। आपने इस प्रथा का पालन नहीं किया तो लॉ कहता है हम आपकी साइड नहीं लेंगे। ये बात भी आती है इसमें इंडोर मैनेजमेंट में, चोरी का माल खरीदते समय। चाहे उसने डायरेक्टर दिखा दिया, उसने ऑथराइजेशन का कागज दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए इस, अब मान लो आप थोड़े समझदार पढ़े लिखे थे, आपने बोला ए डायरेक्टर तुझे परमिशन कहाँ है, उसे बोला सर डायरेक्टर हूं मुझे परमिशन है, ऑथराइजेशन है। मैं कैसे मान लू ऑथराइजेशन है, सर ये देखो शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये शर्मा जी डायरेक्टर, मैं शर्मा जी हूं, मेरे को ऑथराइज कर दिया। अच्छा हाँ तुम्हें ऑथराइज कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने वो कागज भी देख लिया कि इंटरनल इरेगुलरिटी नहीं हुई है, आपने कागज भी देख लिया और वो बेचने की बात कर दी, आपने खरीद लिया। कल को कंपनी कोई सूट फाइल करती है, अपने लैपटॉप उठा के ले जाना चाहती है तो बिल्कुल ले जा सकती है। तो आप चोर हो, अरे आप चोर हो कंपनी की नजर में, क्योंकि आपके बिना बिल के आपने खरीदा है। बात समझ में आ रही है। तो आपको वो प्रथा का पालन तो करना चाहिए ना कि अगर किसी का सेकंड हैंड कोई भी गैजेट खरीदे तो बिना बिल के ना खरीदें। बिना बिल के खरीदा तो आप ही चोर हो, चाहे आप जितना मर्जी रोना गना कर लो, मैंने डायरेक्टर देख लिया था, मैंने ऑथराइजेशन देख लिया था, ये सारी कहानियां नहीं चलेंगी। तो यहां पर थर्ड पार्टी की साइड नहीं लेगा अगर पहले से ज्ञान हो, अगर उसको ज्ञान होने के कुछ कारण, मतलब उसको डाउट करने के कुछ रीजनेबल कॉजेस थे और उसने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, या फिर वो कोई ओल्ड एसेट परचेज कर रहा है और उसने बिल की डिमांड नहीं की, यानी कि जो बिजनेस प्रथाएं होती हैं अगर आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर इतना समझ में आता है तो इंडोर मैनेजमेंट में बस इतना ही है। क्लियर है तीनों आपके वो, यस, ओके अंगूठा दे दो।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉसेस होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेज होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज, फिर नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और अगर ओपीसी है तो नॉमिनल क्लॉज भी होता है। आपको पता है ये सब, है ना? पता है हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना तो एक गाना बहुत चलता था, और वो गाना मैं आपको अगर बताऊं ना तो इतना अच्छा सॉन्ग था, इतना मजा आता था। गाना ये था, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो। दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ भी हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, उसका नतीजा कुछ हो यार। ये सब प्यार मोहब्बत के लिए क्या चाहिए राजा? आपको चाहिए पैसा। पैसा मतलब कैपिटल। और पैसा भी अगर है तो बेटा कर लो शादी। शादी में कौन चाहिए? बाराती चाहिए। ओके, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज कौन सा होता है वो? सब्सक्राइबर जितने भी होते हैं, ठीक है। चलिए, आपके कुल ये पांच छह क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखो, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। ये गाना याद रखोगे तो सीक्वेंस में याद रहेगा, क्योंकि सेक्शन सीक्वेंस में पकड़ में आता है, इधर उधर चला जाता है। तो नेम, सबसे पहले नेम, किसी की भी बात करते तो उसका नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, फिर पूछता है कि तुम करते क्या हो, और उसके बाद कोई कर्जा तो नहीं है सर पे, पैसा वैसा बराबर है, चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन मतलब बाराती। बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। तो अब हम ये क्लॉजेस है ना, ये क्लॉजेस के ऊपर ही पूरी मेमोरेंडम आर्टिकल टिका हुआ है। मतलब ये मान के चलो कि क्लॉजेस खत्म तो चैप्टर खत्म, ये टॉपिक खत्म, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन टॉपिक खत्म। क्योंकि क्लॉज में पहले अपन बताएंगे क्लॉज क्या होता है, फिर बात करेंगे कि इस क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करना है तो कैसे होगा। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करना है तो बड़ा पुच्चू सी बात है, एक स्पेशल सोल्यूशन पास करो, हो गया काम। अभी 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 करना है तो अभी अभी कर दो, और बैक डेट से करना है तो बैक डेट से कर दो यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आर्टिकल एसोसिएशन में। लेकिन ये इतना इतना मतलब वो हरामखोर टाइप है ना ये चैप्टर, ये टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके क्लॉजेस के अंदर थोड़ा सा ये लोग समय लेते हैं। तो नेम क्लॉज, सबसे पहला नाम क्या होगा कंपनी का। सिचुएशन क्लॉज, कंपनी कहाँ कौन से स्टेट में, यहाँ पर कौन सी शहर का नाम नहीं होता, यहाँ कौन से स्टेट में है वो लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, आज पता है सुबह भी ऐसा हुआ, जैसे वो एक बच्चा आया था ना टाइपो एरर, तो सुबह ऐसा हुआ, आज एक क्लास में एक बच्चा आया, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आया था वो, आके उसने एक, आप जैसे आप लोग कमेंट दे रहे हैं ना, ऐसे ही उसने कमेंट दिया और बोला कि सर आप बहुत ही ज्यादा बेकार पढ़ाते हो, बहुत ही बकवास, मैंने आज तक इतना बुरा लॉ नहीं पढ़ा। मैंने कहा अरे बाप रे। मेरे को लगा फिर यार ये क्या पता कौन सी क्या क्या खा पी के आते हैं लोग। तो ऐसे ही, और अभी सेम, क्योंकि आज सुबह भी हुआ ना ऐसा और ऐसे ही आया, तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, बिल्कुल समझ नहीं आया, जैसा तो नहीं होना चाहिए जो बंदा दो बार कर रहा है तो। बट ठीक है। इतना गुस्सा आया था ना सुबह, इतना गुस्सा, ऐसे कोई इतनी बेइज्जती यार, ऐसे अच्छा मजा नहीं आता। बेइज्जती कर रहा है पब्लिक के बीच में, बेइज्जती अकेले में करो, तारीफ पब्लिक में करो, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो, ये ओके है, ये सीक्वेंस याद रख लेंगे आप।
स्कैमर मेरे को समझ ही नहीं आते। सुबह भी किसी ने बोला कि सर स्कैमर होगा, स्कैमर मतलब ऐसे ही पंगे, स्कैमर मतलब पंगे लेने वाले ना। हाँ, ऐसे ही पंगे लेके चला गया वो। चलिए, तो अच्छा अपन एक काम करते हैं, अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस क्या होते हैं, इनमें चेंजेस कैसे होता है। तो अपन ने एक बेसिक बेसिक कुछ मान लो अगर कुल 30 पेज का टॉपिक है ये पूरा, तो 30 में से आई गेस जब आप पढ़ने जाओगे तो 10-12 पेज तो हमने निपटा दिए होंगे। अब हम क्या करेंगे कि कल मेमोरेंडम, अगर आप चाहें तो घर जाके कुछ पढ़ें, अगर चाहें तो ना पढ़ें, आज के लिए बिल्कुल भी होमवर्क नहीं है। क्योंकि आज के दिन आपने जो ये किया है ना, मतलब ये अपना ये नेम, ये सॉरी, जो 2-3 टॉपिक्स आपने लिखे हैं, मतलब जो आपने नोटबुक में लिखा है उतना बस आप कर लो। और उसके बाद कल मैं इसको कोशिश करूंगा कि इस पूरे पोर्शन को खत्म करा दूंगा, तो एक क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। सैटरडे को शायद मैं छुट्टी रखने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर के लिए जाना है, और कल भी मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल कुछ मतलब अभी अभी यार नए सेशन स्टार्ट हुए ना, तो कल शायद मैं क्लासेस लूंगा, और परसों अगर हुआ तो हो सकता है अपनी छुट्टी रहे, क्योंकि मैं फिर वो डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ। ठीक है। चलो, तो मैं मान के चलूं कि अपन ने जितना डिस्कशन किया उतना ओके है आज के लिए। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दें क्या? मैं बाय बाय बोलूं क्या आपको? रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर दो। हाँ, ये भी सही है। अरे रिकॉर्डेड मेरा बोर्ड पे ऐसे पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ले रहा हूँ ना लाइव में, बताया तो था आपको फर्स्ट टाइम है ये सब। तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वो कहानी हो जाती है। चलिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने जितना डिस्कशन किया है हम लोग ने उतना हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा हम करेंगे कल। और कल हम कोशिश करेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल को निपटा दें। सैटरडे यानी कि परसों के लिए मैं आपको अभी से कह रहा हूं कि हो सकता है हमारी छुट्टी रहे, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अगर क्लास जैसे आज भी मैंने कर दिया लास्ट मोमेंट में, मैंने कहा नहीं यार आज तो ले ही लेते हैं, तो कल भी अब ले लेंगे। कल मेमोरेंडम आर्टिकल खत्म कर देंगे, और परसों का थोड़ा सा एक डाउटफुल रहेगा। अगर हुई तो क्लास लेंगे, अगर नहीं हुई तो मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। जय श्री कृष्णा जी। बाय बाय, बाय बाय निमिका जी, विल्ट, दर्शन जैन, बाय बाय। सौंदर्या जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय चेतना जी, बाय डिम्मी, बाय महक बर्मन, ओके अभिलाष, भावना जी, बाय बाय। चलिए, चलो जी, बाय बाय जी।